हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया है और उसी प्रोग्राम में मैं किंजल सर और सोनप्रिया मैम आपसे डेली बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए पॉलिटी में से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम में से पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है हमारे जीएस पेपर 2 में, जहां से लगभग हर साल एक सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही एक सवाल को हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल आपको पूछा गया था एक यूपीएससी मेंस में 2019 के मेंस में, 2019 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन था बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। यह क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स के लिए। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इट इन 250 वर्ड्स। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. राइट तो बहुत ही बड़ा सवाल है। इन शॉर्ट इसने पूरे सवाल में एक ही क्रक्स है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एग्जामिनर को बताना है और आपको ये एग्जामिनर को बताना है कि अपनी आर्टिकल 368 के तहत जो पावर है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, क्या उस पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी फीचर को अमेंड कर सकता है या नहीं। राइट, इन शॉर्ट दिस इज व्हाट इज अ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने पेन और पेपर बाहर निकालें और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। मैं साइड में होता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। इस क्वेश्चन का टॉपिक और डायरेक्टिव वर्ड आपको लगभग अभी आप सभी को प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि क्वेश्चन देखते ही आपको टॉपिक और डायरेक्टिव वर्ड आप पहले ही ढूंढ लेते होंगे। तो आई होप सबने टॉपिक और डायरेक्टिव वर्ड को ढूंढ लिया होगा। स्टार्ट टू थिंक, सोचना शुरू कीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा या लिखूंगी एंड मेन बॉडी में क्या कंटेंट आना चाहिए, कौन कौन से केसेस को आप रिफर करोगे इस पर्टिकुलर आंसर में और कंक्लूजन आप इस पर्टिकुलर आंसर का कैसे लिखोगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, स्टार्ट राइटिंग द आंसर। मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर। टाइमर शुरू हो गया। ऑल द बेस्ट।
Last 1 minute left, guys. Okay, everyone will put your pens down now. The time is up. Let us stop the timer. ठीक है, चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई होप आप सब लोगों ने कोशिश की होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखने की, एंड मोस्ट ऑफ यू ऑल माइट हैव कंप्लीटेड ऑल्सो. सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए था. ओके, विल डिस्कस द मॉडल आंसर. सो पहले तो एक बार सब मेरे साथ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट, एक पहले तो यहाँ तक उन्होंने एक स्टेटमेंट ही दिया है. ओके, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर. तो यहाँ पे हम इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, लिमिटेड पावर, एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एन एब्सोल्यूट पावर. मतलब अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो लिमिटेड है. ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है. ठीक है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये इसको मद्देनजर रखते हुए एक्सप्लेन whether parliament under article 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution. क्या पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 बाय एक्सपांडिंग इट्स अमेंडिंग पावर? ये आपको एक्सप्लेन करना है, राइट. सो अगेन नाउ इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा मेरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, BSD, राइट. ओके, एंड एक्सप्लेन वुड बी माई डायरेक्टिव वर्ड, राइट. अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा? तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करोगे, ये क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक डायनामिक के बारे में बताने को कह रहा है, विच इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, राइट. वी ऑलवेज से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे क्लासेस में भी मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताया कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने आप को चेंज किया है, राइट. परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. सो जैसे जैसे सोसाइटी ने अपने आप को चेंज कर लिया, जैसे जैसे सोसाइटी एक फेज से दूसरे फेज पे जा रही है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को भी उन चेंजेस को अपने आप में अकोमोडेट कर लिया है, राइट. तो ये डायनामिक फीचर के बारे में आपको आप इंट्रोडक्शन में बता सकते थे. कैसे? आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द सुप्रीम पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस फीचर एनेबल्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस अकरिंग इन द सोसाइटी. ओके, तो बेसिकली हमने इसमें क्या बताया, इस पर्टिकुलर चीज़ में हमने इन शॉर्ट वी हैव टोल्ड द एग्जामिनर अबाउट द लिविंग डॉक्यूमेंट वाला थियरी. कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है. दिस फीचर एनेबल्स अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस अकरिंग इन द सोसाइटी. पर ये जो पावर है आर्टिकल 368 की, ये पावर हमने कहा है कि इज नॉट एब्सोल्यूट. तो हमने इंट्रोडक्शन को एक ओपन एंडेड फेज में रखा है. हमने कहा है कि हाँ, आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट के पास है. ओके, गिव्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द सुप्रीम पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सुप्रीम पावर क्यों दी गई है? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है. तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा. पर ये जो बदलने की पावर ये एब्सोल्यूट नहीं है. अब ये कैसे एब्सोल्यूट नहीं है, इसके बारे में हम मेन बॉडी में लिखेंगे, राइट. सो ये जो पॉइंट, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये मैंने ओपन एंडेड इसलिए रखा है क्योंकि फिर मेन बॉडी को कनेक्टिविटी अच्छी रहे, राइट. सो वापस मैंने मेन बॉडी में क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973 had ruled that Article 368 had ruled that under Article 368 the Parliament can amend the Constitution. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, हाउएवर इट कैन नॉट टेक अवे इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. तो पहले तो हमने केस का रेफरेंस बता दिया कि कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी. अब
आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस को लिखना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, क्योंकि आपको पूरा जर्नी ट्रेस करना है कि क्या पावर एब्सोल्यूट है, क्या पावर एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जी हाँ, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकता। दिस जजमेंट वॉज अ रिजल्ट। अब ये जजमेंट क्यों आया? बिकॉज देयर वाज रिजल्ट टसल बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, कि जुडिशरी और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस के बाद ही हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट कुछ चेंजेस करते हैं, फिर जुडिशरी उन चेंजेस को अकोमोडेट करती है, नहीं करती है, फिर वापस पार्लियामेंट वापस एक चेंज लाती है, जुडिशरी उसको अपोज करती है। तो ये टसल चल रहा था राइट फ्रॉम 1951 टू 1973 केशवानंद भारती होने तक, या तो फिर मैं ये कहूँ कि 1980 तक, मिनर्वा मिल्स तक भी ये टसल आपको हमें दिखाई देता है। तो वही टसल हमने यहाँ पे दिखाया, हमने बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 ने क्या किया, 9 शेड्यूल को इंसर्ट कर दिया, और ये 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ें डाली गई थी उसके ऊपर जुडिशरी रिव्यू तब नहीं कर सकती थी। ये चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड्स राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। वही तो था ना राइट टू प्रॉपर्टी वाला पूरा इशू, कि 9 शेड्यूल में वो लैंड रिफॉर्म्स को डाल दिया था, फिर राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को कैसे अमेंड किया, वही चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस में। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बदला गोलकनाथ केस में इन 1967, जहां पर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स इम्यूटेबल है, उनको एक ट्रांसडेंटल पोजीशन दी गई है और आप उन्हें अमेंड नहीं कर सकते, दस दे कैन नॉट बी अमेंडेड, राइट। वापस इस चीज़ को पार्लियामेंट ने कैसे लाया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई, जिससे ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है टू टेक अवे और अब्रिज एनी और ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। कोई सारे फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बदल सकती है, ये 24th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था। और इसी को फिर चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में, राइट, वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इन्वेंटेड। तो इन केसेस के माध्यम से हमने एग्जामिनर को क्या समझाया कि क्या टसल हुई थी। ओके, टसल मतलब एक फाइट हो रही थी बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट कि किसके पास सुप्रीम पावर है, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे हमने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया, पर इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्क्रीटली डिफाइन नहीं किया है कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ये कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम डिटेल में हमें नहीं बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होगा, राइट। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जहाँ पर पार्लियामेंट ने कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट could be challenged in any court of law on the grounds that it takes away fundamental rights। तो इन शॉर्ट इन्होंने क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का, राइट। ये क्यों ऐसा कहा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को तो डिफाइन ही नहीं किया गया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट ने अपने पास वापस वो पावर ले ली। फिर जाके वापस सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और अब हमने यहाँ से राइट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से लेके मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 तक पूरा जर्नी हमने ट्रेस किया। इस जर्नी में हमें ये देखने को मिला कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट खुद को पावरफुल बना रही है, फॉर एग्जांपल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उन्हें पावरफुल बनाया, फर्स्ट में उन्होंने खुद को पावरफुल बनाया, 42nd में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया। जब जब पार्लियामेंट ने अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश की, वहाँ सुप्रीम कोर्ट आया है। Through its basic structure doctrine, the Supreme Court has strongly played the role of being the guardian of the Constitution। Supreme Court ने basic structure doctrine दी, पर उसके माध्यम से ही it is acting like the guardian of the Constitution। कैसे? जब पार्लियामेंट खुद को अपने आप को ज़्यादा पावर्स दे रही है, कुछ भी अमेंड करने की पावर्स दे रही है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आके कह रहा है कि नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इट हैज़ प्लेड द रोल ऑफ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम एंड अगेन it has protected the constitution against the tyranny of the parliament। The SR Bommai case and many other judgments are a testimony to this fact। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के बाद भी जो जजमेंट्स दिए, मिनर्वा मिल्स हो गया या SR बोमई केस हो गए या फिर और भी ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की हिफाजत की है। इट हैज़ टोल्ड द पार्लियामेंट कि आप कुछ भी एक्ट्स लाओ, अगर वो एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किए वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, हैम्पर कर रही है, तो हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो SR बोमई केस हो गई, मिनर्वा मिल्स केस हो गई, इन केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है इट हैज़ एक्टेड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया है कि किसी भी हाल सूरत में
पार्लियामेंट जो है वो अपनी अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 एब्सोल्युटली वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सो ये जो पूरे स्टोरी बताने का के पीछे का तात्पर्य यही था कि जो पार्लियामेंट का पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट कैसे नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज एक्टिंग एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसे गार्डियन एक्ट कर रहा है? तो जितने भी हमने केसेस बताए, मिनर्वा मिल्स हो गई, एसआर बोमे केस हो गई, तो इन केसेस ये एग्जांपल दर्शाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया है अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द पार्लियामेंट। तो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन द लाइट ऑफ द अबाउ जजमेंट्स इट कैन दस बी पॉजिटिवली कंक्लूडेड दैट पार्लियामेंट अनडाउटेडली हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है। However, judiciary acts as the watchdog and ensures that the parliament does not exercise this power absolutely, कि पार्लियामेंट ये पावर absolutely exercise नहीं करे। एंड वही हमारे क्वेश्चन का डिमांड था, जहाँ पे पूछा था उन्होंने कि whether the parliament under article 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending power। तो हमने कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है, however judiciary acts as the watchdog and ensures that parliament does not exercise this power absolutely। तो जो भी डिमांड था वो हमने कंक्लूजन में उसको बताया कि जी हाँ, कि इन केसेस के माध्यम से हमने ये कंक्लूड किया है। और कैसे ये पावर एब्सोल्युटली पार्लियामेंट एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन का डिमांड था जो हमने फुलफिल करने की कोशिश की है, राइट, थ्रू आवर आंसर एंड आई सपोज दैट दिस शुड हैव बीन द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। अब रही बात प्रेजेंटेशन की, तो इस पर्टिकुलर आंसर में मैंने आपको पैराग्राफ वाइज बताया, जहाँ पे पहले पैराग्राफ में जहाँ पे भी केसेस मेंशन किए मैंने, वो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं। आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट बनाकर इन केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट लाइक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर एरो बनाकर उसका कहाँ पे चैलेंज किया गया, शंकरी प्रसाद, फिर एरो बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बदला, फिर एरो बनाकर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर एरो बनाकर केशवानंद भारती केस। इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ओके फाइन, सो आई होप क्वेश्चन का जो डिमांड था आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन को हमने किस तरीके से आंसर किया है आपको समझ में आया होगा, राइट। सो जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है या आधा अधूरा लिखा है, ट्राई टू कंप्लीट योर आंसर। अभी आपको पता है कि कंटेंट क्या होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने आंसर पूरा गलत लाइंस पे लिखा है, तो वापस एक बार, अभी आपको पता है कि लिखना क्या था, तो वापस एक बार कोशिश कीजिए कि इस आंसर को आप 10 मिनट के अंदर लिख पाओ। ठीक है, चलो, ऑन दैट नोट आई गेस वी आर डन फॉर द टुडेज आंसर राइटिंग सेशन, बट बिफोर गोइंग लेट अस टेक एन आइडिया अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो कुछ जैसे ही आपके मन में ये विचार आता है कि नहीं मुझे मेरा सपना पूरा करना है, तो वापस सेकंड थॉट्स आते हैं कि यार मुझे अब मेरा घर छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, 1-1.5-2 साल मुझे कहीं पे बड़े शहर में जाके एक हॉस्टल में रहना पड़ेगा, मेस का खाना खाना पड़ेगा, और ये करने के बावजूद मुझे ये नहीं पता कि मुझे सबसे अच्छा एजुकेशन मिलेगा या क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आया है, जहाँ पर हम आपसे ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन को बाय कीजिए, और उस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में हम आपको सारी जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें वो आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। विच मीन्स हम इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप टीचर्स के जो वीडियो कोर्सेज हैं वो हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, वैसे ही हम आपको 30+ कोर्सेज का एक्सेस दे देते हैं। अब ये 30+ कोर्सेज आर अवेलेबल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। कुछ कोर्सेज इंग्लिश में भी है, राइट। अब इन 30 कोर्सेज को हमने सिलेबस वाइज स्ट्रक्चर किया है, जैसे कि जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज। अब ये जीएस कोर्सेज और सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज जो है वो आपका GS 1, 2, 3 एंड 4 को पूरी तरीके से कवर करते हैं। सो जीएस कोर्सेज आर मॉडल्ड ऑन GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, वैसे। ठीक है, अब ये these 2 sections will cover your GS papers 1 to GS paper 4। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सभी को पता है कि ऑप्शंस आर प्लेइंग अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। तो ऑप्शंस के लिए हमने अलग से एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जहाँ पर जितने भी अच्छे फेमस ऑप्शनल्स हैं उन सारे ऑप्शंस को हमने कवर कर दिया है, जैसे कि सोशो, पबैड, एंथ्रो, PSIR, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को हमने कवर किया है। तो यू हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस कि आपको जो ऑप्शंस चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो।
अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमने CSAT के अलग कोर्सेज बनाए हैं। अब ये CSAT के अलग कोर्सेज बनाने का क्या दृष्टिकोण था, वो ये था कि CSAT जो है वो 2019 के बाद बहुत ज़्यादा टफ होने लगा है, पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होने लगा है, और जो भी अच्छे लोग हैं, मतलब those who consider themselves as very very skillful in CSAT, even they are finding it difficult to easily clear CSAT। तो इसके लिए हमने अलग से एक CSAT का कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको 6 कोर्सेज दे रहे हैं, जिसमें 300 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। अब ये तो रहा सारा वीडियो कोर्सेज जो आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है, पर इन वीडियो कोर्सेज के अलावा हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस दे रहे हैं। हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के स्टडी नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, तो जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमारे साथ श्रीराम सर जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमी के लिए अपनी इकोनॉमी के क्लासेस के लिए माने जाते हैं। सलामुद्दीन अंसारी सर जुड़े हुए हैं, जो एथिक्स के लिए माने जाते हैं। तो इन ये दिग्गज हमारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको आपकी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब इन जैसे 20+ सुपर टीचर्स हैं, जो इंडिया के अलग अलग हिस्से से आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो आपको घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे इनके कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपको डेली लाइव क्लासेस करने को मिलता है, तो डेली लाइव क्लासेस में जो हमारे टेक्स्ट बुक फैकल्टीज़ की इन हाउस टीम है, वो आपकी डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस लेती है। और ये जो फैकल्टीज़ आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये सारे फैकल्टीज़ डेली बेसिस के ऊपर आपकी क्लासेस लेती हैं। ओके, एंड हियर वी ट्राई टू कवर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने कहा कि लास्ट में बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहीं पे भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो पहले तो आपको आपके घर से दूर जाना पड़ेगा। ऑफलाइन कोचिंग आपसे 2 या 2.5 लाख के ऊपर फीस लेती है फॉर GS प्लस ऑप्शंस। इसके अलावा आपके हॉस्टल की फ़ीस, मेस के फ़ीस अलग। अगर आप वहीं कोई अन्य ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे लगभग 50,000 प्लस फीस आपसे चार्ज की जाती है। वही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपकी GS की तैयारी, विच इज़ प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड, इसके अलावा ऑप्शनल्स, CSAT, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज़ और स्टडी नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मात्र 39,999 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रही है। बट आपको ये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू पे दिस ऑल्सो। वाई? क्योंकि पेमेंट करते वक्त आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम ही मेरा कूपन कोड है, राइट? तो जैसे आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हो, आपको इंस्टेंट हम 25% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो जैसे आपको इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिल जाता है, आपकी प्राइस वुड बॉयल डाउन टू 29,999 ओनली, राइट? सो if you are interested, you can go and buy the subscription today. Thank you so much guys, and for more such answer writing sessions, keep tuned to our channel. Thank you so much. Bye bye, take care.